नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। फिर से वहीं से बात शुरू करेंगे। आज दुनिया में 81,83,000 केस संक्रमित हैं लोग, 1,46,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। हिंदुस्तान में जो आज सुबह की फिगर हैं उसके अनुसार 13,495 लोग संक्रमित हैं और 448 मृत्यु हो गई हैं। इसमें हिंदुस्तान इस समय दुनिया के 17वें देश में है जहाँ पे ये नंबर्स के हिसाब से, मतलब आपके जो जहाँ सबसे ज़्यादा संक्रमित हैं, सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, फिर करते करते 17वें नंबर पे हम आ गए हैं। हम जब शुरू किए थे तो हम लोग 50 के नीचे थे, लेकिन अब धीरे धीरे आप बढ़ गए हैं। एक और एरिया है जो थोड़ा जिस पे आप लोग एक वॉच रखने की ज़रूरत है। वो मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि जैसे आपको एक डेटा था कि पहला 1 मिलियन, पहले 10 लाख पहुँचने में अपने को लगे 4 महीना पूरे दुनिया में, और दूसरे 10 लाख केवल 12 दिन में पहुंच गए। अब देखना यह है कि अगला 10 लाख जो है, अगला मिलियन जो है, वो 12 दिन से कम में होता है कि 12 दिन से ज़्यादा में होता है। अगर 12 दिन से ज़्यादा में होता है इसका मतलब वो थोड़ा अब धीरे हो गई है उसकी रफ्तार, लेकिन 12 दिन से कम में हो जाता है अगर ये अगला 10 लाख, तो इसका मतलब रफ्तार बढ़ रही है। हिंदुस्तान के लिए भी ये फिगर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, एक फिगर है कि कल 1,060 लोग संक्रमित हुए हिंदुस्तान में। दुनिया में जो रोज देश हैं कि कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, उसमें 1,060 के हिसाब से हम दुनिया के 12वें देश हैं जहां संक्रमण, जहां इन्फेक्शन से 1,060 लोग इन्फेक्शन उनको हुआ है। तो हमसे ज़्यादा इन्फेक्शन करने वाला नंबर्स, मैं प्योर नंबर्स की बात कर रहा हूँ, वो 11 देश हैं हमारे यहाँ, हम 12वें नंबर पे हैं। तो इस पर भी आप जब भी विश्लेषण करिए तो एक ध्यान इस पर भी रखिए, क्योंकि हमारे नंबर ज़्यादा हैं। वो बहुत अच्छा है कि हम कंट्रोल अभी तक किए हुए हैं अपनी 138 करोड़ की आबादी को लेके। लेकिन मैं थोड़ा इसका एक बैकग्राउंड आपको इसलिए बता दूं कि जो बार बार एक एम्फेसिस कर रहा हूं, जैसे आज हम लोग सुबह जब बैठ के बात कर रहे थे तो इसका ये हो रहा था कि इसका क्या नैरेटिव होगा, तो एक थोड़ा मैं इसका बैकग्राउंड भी बता दूं। आज चंद्रशेखर जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, आज उनकी जयंती है। तो पहले तो उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। दमदार वो रहे, बहुत सी चीज़ों के लिए खड़े रहे, बहुत से आदर्शों पे खड़े रहे। 1991 में जब चंद्रशेखर जी की सरकार चली गई थी और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे और नया इलेक्शन हो रहा था, राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, नई सरकार बनी थी पी नरसिम्हा राव की। उस समय का एक वाकया आपको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें उसके रेफरेंस में समझना आसान हो जाएगा। हिंदुस्तान का जो फॉरेक्स होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिससे आप अपने एक्सपोर्ट्स और इन सबको देते रहते हैं, पैसा वो आता जाता रहता है, वो उस समय सबसे लो पे $1.5 बिलियन था। करीब करीब मोटे तौर पे बोल रहा हूं कि 2,500 करोड़ के आसपास का आपके पास रिजर्व बचा था, जो उस समय आपकी जो एसेंशियल इंपोर्ट्स थे, जो बिल्कुल जरूरी, उसको आप केवल 3 हफ्ते तक कवर कर सकते थे। और हिंदुस्तान एक ऐसे स्थान पे खड़ा था जहां पे वो लोन का डिफॉल्ट करने जा रहा था, जैसे हम और आप करते ना, एनपीए होने जा रहा था। हम किस्त नहीं दे रहे थे क्योंकि हमारे ऊपर बहुत से कर्जे थे, उसकी किस्त हो सकता है डिफॉल्ट होने जा रही थी। 1 मिनट में मैं इसलिए बता दूं क्योंकि लोगों को लगेगा कि मिसमैनेज, ये नहीं था। 2-3 ऐसी दुनिया में चीजें हुई थी जिसकी वजह से था। प्रमुख रूप से 2 चीजें बता दूं। प्रमुख रूप से सबसे पहला सोवियत ब्लॉक टूट गया था। तो सोवियत ब्लॉक टूट जाने से ये हुआ था कि जो हमारा रुपी ट्रेड होता था सोवियत यूनियन से, वो एकदम से खत्म हो गया था। सारी चीजें हमें अब डॉलर में देनी थी। दूसरा, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी जहां पे हमारा करीब 22-23% का एक्सपोर्ट होता था, वो 91 के में, जिस समय ये की समस्या बोल रहा हूँ, 1991 में वो करीब 10% रह गया था। तो हमारे उस जगह के एक्सपोर्ट कम हो गए थे। 2 इंटरेस्टिंग फिगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं। 1991 में जब नरसिम्हा राव आए, उससे पहले इन्फ्लेशन जो इंडिया का था उस साल 13% था, जीडीपी 5.5% थी। ये 91-92 की फिगर्स में बोल रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर था कि 89 के में जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था वीपी सिंह की सरकार में, चंद्रशेखर की सरकार, उसने भी कहीं ना कहीं इस समस्या में कुछ ना कुछ बढ़ी थी। एक और इसमें चीज़ बताना भूल गया, इराक और कुवैत की वॉर हुई थी, युद्ध हुआ था। हमारे ये दोनों सोर्स जहाँ से हम तेल लेते थे, उससे तेल का आवागमन रुक गया था। जो $15 पर बैरल का तेल था, उसका दाम $35 हो गया था। तो ये सब ने मिलके हिंदुस्तान के लिए एक बहुत कठिन समय हो गया था। जब नरसिम्हा राव ने कुर्सी संभाली
तो उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट देश को की बात थी वो थी यहाँ की आर्थिक चीज़ों को ठीक करना। उनकी पहली चॉइस आईजी पटेल थे, जो पुराने आरबीआई के गवर्नर। लेकिन आईजी पटेल ने जब मना कर दिया तो एक ऐसा व्यक्ति जो केवल इकोनॉमिक्स समझता है, जो दुनिया की वो इकोनॉमी देख रहा है, जिसने प्लानिंग में जिसका है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो पॉलिटिकल नहीं थे, पहली बार हिंदुस्तान का वित्त मंत्री एक स्पेशलिस्ट बना जो पॉलिटिशियन नहीं था। मनमोहन सिंह ने वो कुर्सी संभाली। जब 1996 में ये सरकार गई तो उस समय हिंदुस्तान के रिजर्व 17.5 बिलियन थे। अब मैं इसको क्यों कह रहा हूं, आज भी हम लोग एक आपदा से जूझ रहे हैं और ये आपदा विश्वव्यापी है, सारी जगहों पे है। तो मेरा मतलब बहुत ही स्पेसिफिक मानना है कि अगर इस आपदा से हम जूझ रहे हैं तो ये आवश्यक और भी हो जाता है कि इस समय कोई स्पेशलिस्ट ही आके हमें इसमें रास्ता दिखाए। और उसमें कल इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल निकला, वो कई जगह और सर्कुलेट हो रहा है। हिंदुस्तान के जो 3 बड़े, मैं इस समय मतलब जो टॉप मोस्ट, मनमोहन सिंह को मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि अब तो वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उस तरह से, लेकिन आज भी जो प्रैक्टिसिंग 3 इकोनॉमिस्ट हैं, अमर्त्य सेन, रघुराम राजन और अभिजीत बैनर्जी, इन तीनों ने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल में उन्होंने कुछ नुस्खे भी बताए हैं कि कैसे ठीक होना चाहिए। अच्छा, ये लोगों को इसलिए भी रख लेना चाहिए, देखिए ये 3 लोग ऐसे हैं कि जिनके नाम के आगे गांधी नहीं है तो कोई हम लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनके नाम के आगे नेहरू भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अमार्त का मतलब वैसे ही होता है जो जिसको मार ना सके, भगवान जैसा। रघुराम में राम है ही, अभिजीत का मतलब ही कृष्ण है। तो ये सारे अगर हिंदू देवी देवता हैं तो इनको बिल्कुल इनकी बात मानने में कोई हर्ज नहीं है, एक तरह से मानिए कि भगवान का संदेश है। इन्होंने 3-4 बातें बहुत वो कही हैं, आप लोग इस आर्टिकल को पढ़िए अगर जिसका इंटरेस्ट हो इसमें। पहले उन्होंने कहा है कि ये अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ इनकम हुआ है एक बड़ी आबादी का, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि एक बड़ा नंबर गरीबी और भूखमरी की तरफ जा रहा है। जो कोरोना वायरस से तो लड़ रहे हैं, उससे जो इन्फेक्शन होगा, लोगों के मरने की आशंका है, उसको हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भूखमरी से भी लोगों के मरने की आशंका बढ़ती जाएगी जितना हम लोग अगर कोई इमीडिएट ऐसा कोई एक्शन नहीं लेंगे। दूसरा कह रहे हैं कि एक इस समय हम लोगों की जो बार बार है, जो टिपिकल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, कि जो फूड है ना वो रॉन्ग हैंड्स में ना जाए, गलत आदमी को ना चला जाए, उसका कार्ड नहीं है। उन्होंने कहा सब बंद करिए। जो लाइन में खड़ा है अगर अनाज के लिए, आपके पास 7 करोड़ 70 लाख टन का स्टॉक है, रबी की नई फसल आ गई है। इस समय उन लोगों का मानना यह, और हम सब लोग भी पहले से भी कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति राशन की या उस लाइन में लग गया है जहां से उसको राशन मिलेगा, उसको दे दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ वो दुरुस्त नहीं है। हमारे यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो दुरुस्त नहीं है। सिर्फ एक उन्होंने उसमें चर्चा भी की है अपने उस आर्टिकल में कि केवल झारखंड में आज भी 7 लाख राशन कार्ड की एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो अगर झारखंड जैसे छोटे राज्य में 7 लाख हैं, तो मतलब राशन कार्ड को आप क्राइटेरिया अगर बना रहे हैं तो वो सबके पास नहीं है, तो उसको थोड़ा छोड़ दीजिए। और उससे ज़्यादा आवश्यक, जो पहले भी हमने कहा है, ये काम जो इकॉनमी का है उसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आप ज़रूर इन सारे लोगों को जो इसको समझते हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, जो इसके सुपर स्पेशलिस्ट हैं, और मैं बार बार एक नाम फिर से कहूँगा, मनमोहन सिंह, जिन्होंने एक बार 91 में हिंदुस्तान की जिसको कहते हैं ना इकॉनमी वॉज ऑन द ब्रिंक, हिंदुस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा था, उससे वापस खींच के अगर हिंदुस्तान की इकॉनमी को आज जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हम लोग 5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएंगे 2, 3, 4, 5 साल में, तो उनको ज़रूर इस टीम में आ जाना चाहिए। नेतृत्व प्रधानमंत्री ही कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और फिगर है कि पूरा देश जो है उसको अब रेड, व्हाइट और ग्रीन में क्लासिफाई किया गया है। देश में 732 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 732 डिस्ट्रिक्ट्स। रेड वो हैं जहां पे हॉटस्पॉट्स हैं, जहां पे संक्रमित हैं, इन्फेक्शस आदमी पकड़ा गया है, मतलब हैं वहां पे। वो 170 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे इस तरह का संक्रमण है और उसमें उसको सील किया गया है, उसको हैंडल किया जा रहा है कैसे उनको करें। व्हाइट कैटेगरी में 260 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहां पे हैं तो कुछ, लेकिन इसमें जो रेट ऑफ डबलिंग है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। मतलब जो जैसे 100 से 200, 200 से 400, ये जो रेट ऑफ डबलिंग है स्लो हो रहा है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अंडर कंट्रोल है ये। तीसरा है ग्रीन। ग्रीन की 2 कैटेगरीज हैं, इसमें 355 जिले हैं।
इसमें से 325 जिले ऐसे हैं जिसमें कोई केस आज तक नहीं है, और इसमें से 30 करीब जिले ऐसे हैं जिसमें पिछले 24 दिन यू कोई कहीं कहीं है कि 28 दिन से कोई केस नहीं आया है, तो इसको भी ग्रीन में डाला जा रहा है। तो 355 जिले करीब करीब ग्रीन में है। एक फिगर मैं आपसे और इसमें शेयर कर लूं, आज के पेपर में निकला और जिस ढंग से वो पिच किया गया है वो मुझे लगता है ठीक नहीं है। उसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान के 5 राज्य जो हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, ये 5 राज्य मिलके कुल जो कोरोना वायरस के जो संक्रमित लोग हैं उसका 63% बन रहे हैं। तो एक चीज समझ लीजिए, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट देता है, दिल्ली इंप्लॉयमेंट देता है, तमिलनाडु इंप्लॉयमेंट देता है, राजस्थान में भी बहुत एक्टिविटीज हैं। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि जो हिंदुस्तान का जीडीपी है, उस जीडीपी में ये जो 5 राज्य हैं जहां पे 63% हैं, ये 5 राज्य मिलके कुल करीब 36% हिंदुस्तान की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन इनका है। सबसे ज्यादा उसमें महाराष्ट्र का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक स्टेट को मैं उस स्टेट से आता हूं इस वजह से नहीं, लेकिन क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, कमियां निकालने की बात नहीं है, बताने की जरूरत है कि यहां यहां ऐसे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश अभी तक अपने को बहुत संभाले हुए है। 22 करोड़ की आबादी के साथ अगर हम 7वें स्थान पे हैं देश में, तो मैं ये कहूंगा कि हमने अपने को संभाल के रखा है। और कुछ कुछ चीजें हमने इस तरह की दिखाई हैं, क्योंकि हम जहां तक जीडीपी में है, हमारा भी तीसरा स्थान है, हम भी करीब 4.5-5% ऑफ जीडीपी देते हैं यहां से। लेकिन अपनी गुर्बत, अपनी गरीबी के बाद भी उत्तर प्रदेश ने अपने को संभाले रखा है। उसके लिए जो भी सामूहिक है, मतलब लोग, पहला तो मैं हरदम मानूंगा कि यहाँ के लोगों ने उसको समझा है। लोग कुछ कहें, नेतृत्व की भी बात है, जो भी अधिकारी हैं, मतलब हरदम मैं उनको ये खराब नहीं बोलता रहूंगा, लेकिन जो ठीक चीज है, आज यूपी ने अपने को अभी तक संभाल के रखा हुआ है। अब एक चीज आपसे मैं और बता दूं, क्योंकि आज पेपर में ठीक से निकला है कि करीब 5 लाख किट्स आ गई हैं, 6.5 लाख किट्स ऑन दी वे हैं फ्रॉम चाइना। और क्या ये समझ लीजिए क्या किट्स हैं और क्या हो रहा है। देखिए, इस बीमारी कोविड-19, इस बीमारी से लड़ने के 2 तरह के टेस्ट हैं। एक टेस्ट है जो पीसीआर टेस्ट है, जो अभी तक हो रहा है, जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, जिसको आम भाषा में पीसीआर टेस्ट बोलते हैं। जो आदमी संक्रमित हो जाता है उसको टेस्ट किया जाता है और उसको स्वैब डाल के, मतलब एक रुई में वो फाहा लगा के गले से आपकी थूक ली जाती है, और वो लेके उसको करीब 12 से 15 घंटे लगते हैं। महंगा टेस्ट है, और उसके बाद ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस आदमी में कोरोना है कि नहीं है। इसकी जगह जो ये अभी किट आई है, जिसका बार बार हो रहा है कि किट्स आ गए, ये किट एंटीबॉडी किट्स हैं। ये वो पीसीआर टेस्ट की किट्स नहीं है। इसको सेरोलॉजिकल टेस्ट भी बोलते हैं। इससे ये पता लगेगा कि हु इज इन्फेक्टेड एंड हु इज इम्यून, किसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडी का मतलब ही है कि किसके अंदर ये एंटीबॉडी बन रही है। देखिए, एंटीबॉडी क्या होता है, जब आपको टीका बोलते हैं ना, चेचक का टीका, इसका टीका है, उसका, तो क्या होता है कि वो जो वायरस है, वो इनएक्टिव वायरस जो है आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और फिर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उससे लड़ने शुरू करता है और वो अपने आप एंटीबॉडीज बनाता है। उसी तरह से कोरोना वायरस भी जब आएगा और लोगों जो ठीक होकर बाहर निकले हैं, वो एंटीबॉडीज बनी है उनके अंदर, और उस एंटीबॉडीज ने उसको बराबर कर दिया और वो अब इम्यून है। तो ये जो अभी आया है, ये जो किट्स आई हैं, ये एंटीबॉडी किट्स हैं। इनका फायदा क्या है? इनका एक फायदा तो यह है कि ये जल्दी होता है, वो करीब 15 घंटे लगते हैं, इसमें 15 मिनट में हो जाता है। ये सस्ता है। तीसरा ये, इसमें स्वैब की जगह इसमें खून की जांच हो जाती है, और इसको ऐसा माना जा रहा है कि सर्विलेंस के लिए, ये देखने के लिए कि कहां क्या हो रहा है और कितने लोग क्या हैं, उसके लिए ये टेस्ट बहुत ही ठीक रहेगा। यहां पे एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे कुछ कह लीजिए, जो एक नया ट्रेंड चल गया, हम लोग हर चीज में इस समय चाइना को गाली देने लगे हैं। अब एक नया चलने लगा है कि वो एक जो जूम उनका प्लेटफॉर्म है उस पर मत यूज करिए और टिकटॉक मत करिए। देखिए, 2 चीजें हैं। अगर आप अपने डिजिटल फोन में किसी भी तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म कुछ भी कर रहे हैं, तो आप मानिए चाहे ना मानिए, यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ, मतलब आपकी सारे डेटा एक्सपोज्ड हैं। अब वो इससे होगा इससे नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं आपने अपना वो किया, आप एक्सपोज्ड हैं, पहली चीज। दूसरा यह है कि आज चाइना को गाली देने से क्या फायदा। चाइना हमारा पड़ोसी देश है, चाइना के हमारी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आज जब
विश्व में इस तरह की चीज है तो हरदम एक्नॉलेज करिए कि चाइना आपको किट दे रहा है ना, महंगे पैसे पे दे रहा है। आप लोग कह रहे हैं बेईमानी कर रहा है, पैसा लेके दे रहा है ना। हम क्यों आ जाएं अमेरिका के झांसे में? जब अमेरिका चाइना को गाली दे तो हम भी गाली दें। चाइना ने कल एक छोटा सा, हालांकि चाइना देखिए, चाइना है, वो अपने ढंग से चलता है। हमारा आज की तारीख में जो बेस्ट ऑफ फरवरी में था हमारा, हम इस बात को बता दें, फॉरेक्स जो था हमारा 481 बिलियन डॉलर था, चाइना का 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। तो एक बड़ी वो है, हमारे उसका कोई ऐसा वो नहीं है, हमें और उसको साथ साथ रहना ही, हमारा पड़ोसी है। तो उसको मुझे लगता है कि एक जो व्हाट्सएप पे बार बार आ रहा है ना कि ये सब है चाइना बदमाश है, चाइना बदमाश है, जो बदमाश है इस समय तो जो भी है, वी हैव टू फाइट दिस कोरोना फर्स्ट, और उसके बाद सेटल करेंगे कि इसकी क्या गलती थी। एक और नया इशू आया है और वो मैंने अपने कुछ डॉक्टर मित्रों से भी पूछा। अच्छा, ये जो नॉलेज मैंने दी है मैं डॉक्टर मित्रों से ही पूछताछ करके दी है। एक आ रहा है कि यूज्ड वेंटिलेटर 1 अप्रैल से खुल गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब यहां पे चीजों को, वेस्ट मटेरियल को डंप ना किया जाए, उसको रोकने के लिए यूज्ड वेंटिलेटर का भी इंपोर्ट बंद था। उसको सरकार ने 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक के लिए खोल दिया है। यूज वेंटिलेटर आ रहे हैं, उसके खिलाफ एक जो वेंटिलेटर लोकल बनाने वाली लॉबी हो खड़े होकर कह रही है नहीं आना चाहिए और आउट ऑफ टेक्नोलॉजी और क्या क्या है। मैंने अपने 2 डॉक्टर मित्रों से कहा, उनका कहना यह है, वो सब लोग प्राइवेट नर्सिंग होम से भी जाते हैं, वो कह रहे हैं कि जिन जिन नर्सिंग होम में वेंटिलेटर हैं, कहीं 5 साल पुराना है, कहीं 6 साल पुराना है, सैकड़ों हज़ारों मरीज उस पर ठीक होके गए हैं। तो कोई 5 साल पुराना वेंटिलेटर हो जाने से कोई ये नहीं है कि वो वन टाइम पीपीई किट है कि उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। पुरानी टेक्नोलॉजी हो सकती है, उसके कुछ फ्रिल्स में फ़र्क हो सकता है, उसके डिस्प्ले स्क्रीन में फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो उसका बेसिक काम वेंटिलेटर का है। और अगर हमें कहीं से पुराने वेंटिलेटर आ रहे हैं, मे बी यूज, मे बी रिफर्बिश, तो कोई दिक्कत नहीं है इस क्राइसिस में उसको ले लेने का। एक इंटरेस्टिंग बात करके मैं इसको ख़त्म करूँगा। आईसीआईसी बैंक और प्राइवेट बैंक्स में आज के पेपर में है, उन्होंने एक अपील की है अपने सारे लैंडलॉर्ड से, और उस संदर्भ में करीब आईसीआईसीआई बैंक का आया है फिगर कि उनके करीब 5300 प्रेमिसेस में उनके बैंक हैं और करीब 15,000 उनके एटीएम्स हैं जो रेंट पे दिया जा रहा है। उन्होंने अपने सारे लैंडलॉर्ड, सारे मकान मालिकों से रिक्वेस्ट किया है और उनसे कहा है कि भाई आप मुझे रेंट महीने के जिस समय लॉकडाउन हुआ है उसका वेवर दे दीजिए। मतलब इन लोगों को, बैंकर को शर्म नहीं आ रही है? तुमने क्या किसी एक, तुम ये कहते कि ठीक है बड़े वो नहीं, अरे भाई जिसने 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए का हाउसिंग लोन लिया है, तुमने क्या उनका इंटरेस्ट भी वेव करने की बात कही कि 1 महीने का लॉकडाउन के पीरियड का हम इंटरेस्ट वेव कर दे रहे हैं? तुम इंटरेस्ट वेव कर दो तब तुम्हारा मुंह है ये कहने का। तुम किस मुंह से, ये कोई भी बैंकर जाके कह रहा है अपने लैंडलॉर्ड से कि नहीं नहीं हमारा ये, हम रेंट एक लॉकडाउन वो करिए? मेरे हिसाब से निहायती गलत बात है। आप पहले खुद, भले ही आप एक कहीं वो कर दीजिए कि हम 1 करोड़ का नहीं, लेकिन जिसके 10 लाख 20 लाख 5 लाख के हाउसिंग लोन है, या जो स्कूटर मोटरसाइकिल लोन है, छोटी कारों का लोन है, उसको हम इस तरह से वेव ऑफ कर रहे हैं, या एजुकेशन लोन है। सबसे बड़ी बात कि आपने कहीं दिखाया आपने अपनी तरफ से कि कुछ हो रहा है। एजुकेशन लोन में आप कहते कि हमने भाई उन बच्चों का इस 3 महीने की किस्त माफ को वेव कर दिया, तब आपके पास ये मॉरल राइट था। केवल अपने हरदम बिजनेस करने का ठीक नहीं है। कल हम लोग शाम को लाइव करेंगे, जो यस्टरडे मतलब थर्सडे के लाइव में कुछ टेक्निकल वो लाइट चली गई थी, उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा ना हो। कल सैटरडे की शाम को 5 बजे लाइव करेंगे। कल कुछ स्पेशलिस्ट हमने बुलाए हैं जो बेसिकली आपके वेल्थ मैनेजमेंट की बात करेंगे आपसे। इस समय समझ नहीं आया, किसी के एफडी है, किसी का म्यूचुअल फंड में है, 30 मार्च तक कुछ करना था, पीपीएफ था, एनएससी था, इस तरह का था। इस तरह की जो भी आपके मन में आशंकाएं हो, कैसे इसको करें, कैसे चलाएं, क्या ना चलाएं, सिप चलाएं ना चलाएं, वो स्पेशलिस्ट आएंगे, उनका काम ही ये है। वो कल आपसे रूबरू होंगे, मैं भी रहूँगा। तो कल शाम को फिर मिलेंगे 5 बजे तक। घर में रहिए, सेफ रहिए और हम सब मिलके जरूर इस कोरोना को हराएंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।